नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मास्टरपीस की जिसने 1980s के ब्रिटेन का सोशियो कल्चरल चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया था। हम बात कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल लॉन्डरेट की। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे उस दौर के लंदन में जाना होगा जो आज के लंदन से काफी अलग था। 1980s का वो वक्त ब्रिटेन के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस समय वहाँ मार्गरेट थैचर की सरकार थी और उनकी पॉलिसीज को हम थैचरिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां पुराने ख्यालात और नए नियो लिबरल आइडियाज आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज कल्चर को प्रमोट कर रही थी, यानी कि अगर आपके पास टैलेंट और हिम्मत है तो आप अपना बिजनेस खड़ा करो और पैसे कमाओ। लेकिन दोस्तों ये पिक्चर इतनी सिंपल नहीं थी। इस एंटरप्राइज कल्चर का एक डार्क साइड भी था। ब्रिटेन की पुरानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, जिसकी वजह से व्हाइट वर्किंग क्लास में काफी गुस्सा और इकोनॉमिक डिसअफेक्शन था। और अक्सर ये गुस्सा डाइवर्टेड हो जाता था उन इमिग्रेंट्स की तरफ जो साउथ एशिया से वहां बसे थे। इसी माहौल में साउथ लंदन की गलियों में नेशनल फ्रंट जैसे ग्रुप्स एक्टिव थे, जो ओपनली रेसिस्ट नेशनलिज्म को प्रमोट करते थे। पाकि बैशिंग और स्किन हेड वायलेंस उस वक्त की कड़वी सच्चाई थी। लेकिन यहीं पर एक अजीब पैराडॉक्स पैदा हुआ। मार्गरेट थैचर की सरकार जहां एक तरफ इमिग्रेशन पर सख्ती कर रही थी, वहीं उनका फ्री मार्केट वाला लॉजिक इमिग्रेंट्स को एक मौका भी दे रहा था। साउथ एशियन डायस्पोरा ने समझ लिया था कि इस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए कैपिटल यानी पैसा ही सबसे बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं इसके सिनेमैटिक कंटेक्स्ट की। ये स्टोरी कोई बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्म नहीं थी। इसका जन्म हुआ चैनल 4 के एक इनिशिएटिव से, जिसे फिल्म ऑन 4 कहा जाता है। उनका मकसद था टेलीविजन के लिए एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव कंटेंट बनाना। ओरिजिनली इसमें 16 फिल्म पर एक छोटे टीवी प्ले की तरह शॉट किया गया था, लेकिन जब इसे एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो क्रिटिक्स हैरान रह गए। उन्होंने इसे एक ब्रिटिश विनर घोषित कर दिया और तब इसे 35 पर कन्वर्ट करके बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। तो कंटेक्स्ट साफ है। एक तरफ थैचरिज्म के एंटरप्राइज कल्चर, दूसरी तरफ नेशनल फ्रंट का खुला रेसिज्म, और बीच में फंसी हुई साउथ एशियन कम्युनिटी जो अपनी पहचान ढूंढ रही है। ये स्टोरी सिर्फ एक लॉन्डरेट की नहीं, बल्कि उस वक्त के पोस्ट कॉलोनियल ब्रिटेन के मडल्ड और कॉम्प्लेक्स इमोशंस का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। दोस्तों ये था इस कहानी का हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड। अब हम इस कहानी की डिटेल्ड समरी देखते हैं कि हनीफ कुरैशी ने माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट में क्या दिखाया है। कहानी शुरू होती है उमर से, जो एक यंग ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़का है। उमर का कैरेक्टर एक ब्रिज की तरह है जो दो अलग अलग वर्ल्ड्स को जोड़ता है। एक तरफ उसके पापा हैं हुसैन, जो कि एक बेड रिडन एल्कोहलिक है। हुसैन पहले पाकिस्तान में एक मशहूर सोशलिस्ट जर्नलिस्ट हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन में उन्हें सिर्फ नेग्लेक्ट और रेसिज्म मिला। वो इस सिस्टम से इतने डिसल्यूशनड हो चुके हैं कि वो उमर को बस एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी की सलाह देते रहते हैं। लेकिन उमर अपने पापा की तरह बेड पर बैठकर अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता। वो लाइफ में एजेंसी चाहता है, इसलिए वो अपने चाचा नसीर के पास जाता है। नसीर हुसैन का बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है। वो एक थाचराइट एंटरप्रेन्योर है जो ओपनली कहता है कि इस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए सिस्टम के टिट्स को स्क्वीज करना पड़ेगा। नसीर उमर को एक बिल्कुल खटारा और रन डाउन लॉन्डरेट की जिम्मेदारी दे देता है, जिसका नाम होता है चर्चिल्स। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट की, जॉनी, जिसे डैनियल डे लुइस ने प्ले किया था। जॉनी एक वाइट वर्किंग क्लास पंक है और वो एक नेशनल फ्रंट गैंग का पार्ट है। वही गैंग जो साउथ एशियंस के खिलाफ वायलेंस करती है। लेकिन उमर और जॉनी बचपन के दोस्त हैं और उनके बीच एक पुराना गहरा कनेक्शन है। जब उमर उसे लॉन्ड्रेट में काम करने का ऑफर देता है तो जॉनी अपनी रेसिस्ट गैंग को छोड़कर उमर के साथ मिल जाता है। दोस्तों यहाँ से कहानी एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ती है। उमर और जॉनी मिलकर उस पुराने लॉन्ड्रेट को पाउडर्स में बदल देते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ रेनोवेशन नहीं, ये इन दोनों के बीच के रोमांस का भी ब्लूमिंग पॉइंट है। वो ड्रग ट्रेड से पैसा सिफोनिंग करके लॉन्डरेट के नियॉन लाइट्स पिंक और पाउडर ब्लू कलर से एक ड्रीम प्लेस बना देते हैं। इनका रोमांस उस वक्त के ब्रिटेन के सारे नॉर्म्स को तोड़ रहा था। ये क्वियर नेशनल रोमांस है जो क्लास, रेस और सेक्सुअलिटी की हर बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। लेकिन इस यूटोपिया के बाहर की दुनिया बहुत ही क्रूअल है। एक तरफ सलीम है जो नसीर का एक करप्ट और वायलेंट बिजनेस पार्टनर है, जो जॉनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता।
दूसरी तरफ जॉनी की पुरानी गैंग है जो उसे एक ट्रेटर यानी कि एक गद्दार की तरह देखती है। बुक का क्लाइमेक्स बहुत ही इंटेंस है। लॉन्ड्रेट के ग्रैंड ओपनिंग के वक्त सारी टेंशन फट पड़ती है। सलीम अपनी कार से गैंग के एक मेंबर मूसे को टक्कर मार देता है, जिसके बदले में गैंग लॉन्ड्रेट पर अटैक कर देती है। जॉनी सलीम को बचाने के लिए अपनी ही पुरानी गैंग से लड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस में लॉन्ड्रेट पूरी तरीके से ट्रैश्ड हो जाता है। नसीर की पर्सनल लाइफ भी बिखर जाती है, क्योंकि उसकी वाइट मिस्ट्रेस रेशल उसे छोड़कर चली जाती है और उसकी बेटी तानिया घर से भाग जाती है। स्टोरी का एंड कोई ट्रेडिशनल हैप्पी एंडिंग नहीं है। हम देखते हैं एक ट्रैश लॉन्ड्रेट के पीछे वाले रूम में उमर और जॉनी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं, स्प्लैशिंग वाटर्स। उन्होंने अपना कैपिटल और सोशल अलायंस खो दिया है, लेकिन उनका पर्सनल बॉन्ड अभी भी सरवाइव कर रहा है। ये इमेज अनरिजॉल्व्ड होप को दिखाती है कि शायद ये हाइब्रिडिटी और डिजायर्स ही इस बिखरी हुई सोसाइटी में जीने का एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी इस कॉम्प्लिकेटेड और बोल्ड स्टोरी की डिटेल्ड समरी। हमने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा डीप चलते हैं और बात करते हैं उन लेयर्स की जो इस स्टोरी को एक सिंपल ड्रामा से उठाकर ग्लोबल मास्टरपीस बनाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके थीम्स एंड एनालिसिस को। सबसे पहला बड़ा थीम है थैचरिज्म एंड द एंटरप्रेन्योरियल एजेंसी का। दोस्तों, उस वक्त ब्रिटेन में थैचर की पॉलिसीज का बोलबाला था। हनीफ कुरैशी ने दिखाया कि कैसे अलग-अलग लोग इस सिस्टम के साथ नेगोशिएट करते हैं। अंकल नसीर कॉलोनियल मिमिक्री का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो व्हाइट मिडिल क्लास वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं ताकि उन्हें सक्सेस मिले। वो ओपनली कहते हैं कि इस कंट्री से प्यार और नफरत दोनों है, पर यहाँ सक्सेस के लिए सिस्टम को स्क्वीज करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उमर के पापा हुसैन एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक स्कॉलर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पर इस कैपिटलिस्ट ब्रिटेन में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बेड पर पड़े हुए हैं, सोसाइटी से कट ऑफ हैं। लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उमर एक एम्बिवेलेंट हाइब्रिड है। वो अपने अंकल की तरह बिजनेस तो करता है, पर वो थैचराइट आइडियल न्यूक्लियर फैमिली को रिजेक्ट करके एक गे रिलेशनशिप में रहता है। वो सिस्टम को यूज भी कर रहा है और साइड बाय साइड उसे चैलेंज भी कर रहा है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, जैसे एकेडमिक्स में द थर्ड स्पेस कहते हैं, और ये लिटरेचर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स में, सीयूईटी पीजी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है। होमी भाभा की ये थ्योरी कहती है कि उमर की आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं है। वो ना तो पूरी तरीके से पाकिस्तानी है और ना ही पूरी तरीके से इंग्लिश है। वो इन दोनों के बीच एक नए स्पेस में रहता है जिसको हम द थर्ड स्पेस कहते हैं। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप इसमें बार-बार मूविंग ट्रेन्स को देखेंगे। ये ट्रेन्स इसी इन बिटवीननेस का सिंबल है। एक ऐसी जगह जो मूव तो कर रही है पर लेकिन हमेशा अपने ट्रैक्स यानी अपनी रूट से बंधी हुई रहती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बोल्ड एलिमेंट की, द क्विर नेशनल रोमांस के बारे में। अलेक्जेंड्रा बैरन जैसे स्कॉलर्स का मानना है कि ये रोमांस सिर्फ दो लड़कों के बीच का नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रिटेन के लिए एक एलिगरी है। फिल्म में हर हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप फेल हो रहा है, पर ये गे इंटररेशियल रोमांस ही है जो एक्चुअली हार्मनी क्रिएट करता है। ये रिलेशनशिप ब्रिटेन के सबसे डिस्पैरेट ग्रुप्स यानी एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट और एक एक्स रेसिस्ट व्हाइट बॉय को जोड़ रहा है। ये दिखाता है कि शायद लव और डिजायर ही वो रास्ता है जो नेशनल ट्रॉमा को हील कर सकता है। और दोस्तों, हमारा लॉन्डरेट यानी पाउडर्स खुद एक बहुत बड़ा सिंबल है। स्टीफन फ्रेयर्स ने इसे एक ड्रीम प्लेस की तरह दिखाया है। इसके नियॉन साइंस और पाउडर ब्लू कलर्स इसे एक सिनेमा जैसा लुक देते हैं। ये एक ऐसी फैंटेसी स्पेस है जहां बाहर की दुनिया की कड़वी सच्चाई और रेसिज्म वॉश अवे हो जाते हैं। साथ ही हमें जेंडर पॉलिटिक्स को भी नहीं भूलना चाहिए। तान्या का कैरेक्टर बहुत ही पिवटल है। वो पेट्रियार्कल कंट्रोल को रिजेक्ट करती है। वो नसीर की बेटी है, पर लेकिन उसकी मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को डिस्पाइज करती है। वो अपनी एजेंसी तब क्लेम करती है जब वो घर से भाग जाती है, ये दिखाने के लिए कि वुमेन सिर्फ फैमिली की ऑनर का सिंबल नहीं होती। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट सिर्फ एक फिल्म या फिर कोई कहानी नहीं है, ये एक कल्चरल रिवॉल्यूशन है। इसने न्यू क्वेर सिनेमा और ब्रिटिश एशियन फिल्म्स जैसे ईस्ट इज ईस्ट के लिए रास्ता साफ किया। इसने दिखाया कि ब्रिटेन अब पहले जैसा नहीं रहा, ये एक मल्टी रेशियल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन चुका है। आज 40 साल बाद भी इसके थीम्स वायलेंस, ग्रीड और आइडेंटिटी बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। हालांकि हनीफ कुरैशी के साथ 2022 में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो पैरालाइज्ड हो गए थे, पर उनका पैशन कम नहीं हुआ। उनकी 2024 की मेमोir शैटर्ड में उन्होंने अपने एक्सीडेंट और इस फिल्म की लेगेसी पर गहरी बातें लिखी हैं।
वो आज भी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे एक बिखरी हुई सिचुएशन से भी होप और क्रिएटिविटी निकाली जा सकती है। उमर और जॉनी का वो फाइनल शॉट जहाँ वो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, हमें याद दिलाता है कि सिस्टम चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, पर्सनल कनेक्शंस और हाइब्रिडिटी में हमारी असली सर्वाइवल है। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव इस नॉवल का पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।